नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, दैट इज़ ग्रेविटेशन। एंड इसी में आपका मोशन ऑफ प्लैनेट्स वगैरह भी, मोशन ऑफ सैटेलाइट और प्लैनेट्स भी। तो इसमें देखो दो वर्ड लिखे हैं, ग्रेविटेशन और एक और वर्ड है सिमिलर, ग्रेविटी, है ना। इन दोनों में क्या है, न्यूटन ने सबसे पहले दुनिया में ये बताया कि इस यूनिवर्स की कोई भी दो बॉडी ले लो आप, तो वो एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं। अट्रैक्ट, रिपल्स कोई बॉडी नहीं करती, अट्रैक्ट करती है। ये चीज़ हमने भी देखा, जैसे अर्थ है ना, इवन आप किसी पक्षी का पंख भी छोड़ते हो तो भी वो फाइनली अर्थ पर ही गिरता है। मतलब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, कितनी, अब अर्थ बहुत बड़ी बॉडी हो गई और एक पक्षी का पंख बहुत छोटी बॉडी है, लेकिन इन दोनों में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, राइट। और दोनों एक दूसरे पर इक्वली फोर्स अप्लाई करती है अट्रैक्शन का। अब होता क्या है कि अर्थ का वेट या वजन, मास बहुत ज़्यादा है और उस पंख का वजन बहुत कम है, इस वजह से वो खिंच के अर्थ पर गिरता है, नहीं तो अर्थ उस पर गिरती फिर, है ना। जैसे सन और अर्थ की अगर हम बात करें तो सन हमसे बहुत बड़ा है अर्थ से, तो अगर कभी ये एक दूसरे पर गिरेंगे ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, तो अर्थ सन पर गिरेगी। हमेशा लाइटर बॉडी जो होती है हैवियर बॉडी पर गिरती है, इस वजह से कंकड़ पत्थर सब अर्थ पर आकर गिर जाते हैं। तो ये जनरल भी आप देखोगे कि मान लीजिए एक है ना 200-250 किलो का पहलवान है, ठीक, और एक 50 किलो का पहलवान है, दोनों ने एक दूसरे को बराबर फोर्स लगाया एक दूसरे की तरफ, तो कौन सा पहलवान खिंच जाएगा? हाँ, वो 50 किलो वाला ऐसा खींच लेगा, वो है ना 250 किलो वाला, 250 किलो वाले को वो नहीं खींच पाएगा। सिमिलर, तो ऐसा इनमें भी होता है। तो देखना, इस यूनिवर्स की कोई भी दो बॉडी का पेयर ले ले, अर्थ ना हो उसमें, तो पूरे ब्रह्मांड की कोई भी दो बॉडी एक दूसरे को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं उसको हम सिंपल ग्रेविटेशन बोलते हैं, ठीक। तो दो बॉडी, सपोज एक सन हो गया और दूसरा मार्स है, तो अब जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। लेकिन अगर दो बॉडी में से एक बॉडी अर्थ है, तो अर्थ हमारे लिए खास है, इसलिए अर्थ के लिए हमने एक रिजर्व वर्ड रख दिया है, ग्रेविटी। तो अर्थ किसी और बॉडी को, सपोज मून में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, इसको हम ग्रेविटी बोल देते हैं। अर्थ किसी कोई भी दूसरी बॉडी, एक पत्थर का स्टोन है ये, तो अर्थ ने स्टोन पर जो फोर्स लगाया उसको भी हम अर्थ की क्या बोलने लगते हैं, ग्रेविटी वर्ड। तो ग्रेविटी हमारे लिए अर्थ खास है, तो हमने अर्थ के लिए एक रिजर्व वर्ड रख दिया है, ग्रेविटी। दोनों का मतलब बॉडी के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स ही है। तो दोनों में फ़र्क समझ में आया आपको? ग्रेविटेशनल फोर्स कब यूज़ किया जाता है? ये किसी भी यूनिवर्स की कोई भी दो बॉडी के बीच में लगने वाले फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। लेकिन एक बॉडी अर्थ, दूसरी कोई और है, अर्थ मून, अर्थ मार्स, अर्थ सन, तो नाउ इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? ग्रेविटी वर्ड यूज़ कर लेते हैं खास। तो ग्रेविटी शब्द कहीं सुनो तो खट से दिमाग में आ जाए कि अच्छा एक अर्थ तो है ही, दूसरी कोई और बॉडी हो सकती है, ठीक। तो ये अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में न्यूटन ने नियम दिया कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा और कितना होगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसके बाद क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का लॉ यूनिवर्सल लॉ है, पूरी ब्रह्मांड में न्यूटन का ये नियम लगता है किसी भी दो बॉडी पर, क्लियर। तो इसको देखते हैं। तो देखो न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या बोला, है ना, कि पूरे ब्रह्मांड के कोई भी दो बॉडी ले लो आप, सपोज एक बॉडी ये है, इसका मास m1 है, ठीक, और दूसरी बॉडी ये है जिसका मास m2 है। ये दोनों के सेंटर्स हैं। ये दोनों बॉडीज़ एक दूसरे से
कुछ डिस्टेंस पर, सपोज r डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है r। तो न्यूटन ने अपने लॉ में ये बोला कि, है ना, यूनिवर्स की कोई भी दो बॉडीज के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इन बॉडीज के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पहली बात तो उसने ये कही कि दोनों बॉडी के मासेस का जो प्रोडक्ट आएगा, ये प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। यही कारण है कि बड़ी बॉडीज़ के मासेस का प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए जो बड़ी बड़ी बॉडीज़ होती हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैवी यानी बहुत ज़्यादा होता है, और जो छोटी बॉडी होती हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हैं आप? ये चीज़ ज़्यादा तो ये भी ज़्यादा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक बढ़े तो दूसरी भी बढ़े, और एक कम हो तो दूसरी, मतलब दोनों बढ़ेंगी दोनों कम होंगी। ये ज़्यादा तो ये भी ज़्यादा, ये कम तो ये भी कम। ये मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो लगने वाला फोर्स कैसा होता है? दोनों बॉडीज़ के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड सेकेंडली उसने बोला इनके बीच की जो डिस्टेंस है r, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब बॉडी जितनी ज़्यादा दूर होंगी एक दूसरे से, लगने वाला फोर्स उतना कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, और ये घटेगी तो ये बढ़ेगी। ये जो रिलेशन है इसको हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, है ना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज, राइट। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूनिवर्सल है, मतलब पूरे ब्रह्मांड में कोई भी दो बॉडी आप उठा लीजिए यही नियम फॉलो करेंगी, अर्थ के बाहर की हो चाहे कहीं की भी हो। तो द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of their masses and it is inversely proportional to the square of distance between those bodies। क्लियर? अब एक से ज़्यादा जब भी पॉइंट होते हैं तो दोनों पॉइंट को हमको कंबाइन करके लिखना पड़ता है बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को और 2 को अगर हम मिलाकर लिखें तो मिलाकर लिखने का तरीका क्या होता है कि जो भी चीज़ें रिपीट हुई हैं उसको दो बार नहीं लिखते। तो जैसे एफ दोनों में है तो लिखते समय आप एक ही बार लिखोगे। प्रोपोर्शनल साइन दोनों में है, एक ही लगाओगे, रिपीट नहीं करते। जैसे सेट नहीं बनाते थे, हाँ, रिपीटेशन नॉट अलाउ ना, एक ही बार लिखते थे। अब ये तीनों डिफरेंट है तो ये सब आ जाएंगे। m1 इंटू m2 न्यूमरेटर में आएगा और r स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये कंबाइंड कर दिया हमने दोनों स्टेटमेंट्स को। तो f प्रोपोर्शनल क्या मिल गया आपको? m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। अब देखो प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि एक चीज़ को इंक्रीज करो तो दूसरी भी बढ़े, है ना। जैसे कि आप बोलते हो किसी भी ऑब्जेक्ट के रेट और क्वांटिटी, तो एक ऑब्जेक्ट का रेट मान लीजिए 10 रुपये है तो दो ऑब्जेक्ट का 20 रुपये बढ़ रहा, 3 का 30, दोनों बढ़ रहे हैं। लेकिन 3 और 30 बराबर थोड़ी है, क्वांटिटी 3 ही है, ₹30 हो गए। तो प्रोपोर्शनल मतलब इक्वल नहीं होता, प्रोपोर्शनल मतलब एक साथ बढ़ना और एक साथ घटना। हाँ, अब आपको ये 3 और 30, 1 से 3 पहुंचा एक, दूसरा 10 से 30 पहुंचा, तो प्रोपोर्शनल तो है। लेकिन इक्वल कब होंगे? जब आप इस नंबर में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 10 का डिवाइड कर दिया या मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर अब ये बराबर हो जाएंगे। मतलब प्रोपोर्शनल साइन को अगर इक्वल साइन में बदले तो एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई टर्म में हो जाता है ना। तो इसी को हम क्या लिखेंगे? और f इक्वल, प्रोपोर्शनल को इक्वल, तो एक कांस्टेंट लगेगा
द कांस्टेंट इज, न्यूटन ने बताया वो कांस्टेंट G, कैपिटल G, m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 3 और यही न्यूटन का लॉ है ना। वेयर G इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसमें भी वर्ड क्या लगाया उसने, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब आप अर्थ पर रह रहे हो या कहीं और दूसरे प्लेनेट में चले जाओ, मार्स, जुपिटर वगैरह में, तो भी G की वैल्यू बदलेगी नहीं। कांस्टेंट मतलब जो ना बदले, और यूनिवर्सल यानी पूरे ब्रह्मांड में इसकी वैल्यू ना चेंज होगी। हाँ, तो उसने G की वैल्यू बताई कि G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, हाँ, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। हाँ, तो आप अर्थ पर हो तो भी कैपिटल G की वैल्यू यही होगी। कोई मून पर अगर रह रहा है तो भी कैपिटल G इतना होगा। मार्स में रहने वाले लोग भी कैपिटल G इतना ही लेंगे। यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। याद कुछ नहीं करना है, मैंने आपको वहाँ सिखाया था यूनिट बताना। ये है फॉर्मूला, मैंने कुछ नहीं किया है, इसकी यूनिट बना दी थी ना, तो आर स्क्वायर का और दोनों m1 m2 का साइड चेंज कर दिया है बस। तो ये देखो F की यूनिट न्यूटन, आर स्क्वायर इंटू में आएगा तो मीटर स्क्वायर, केजी अपॉन में जाएगा तो पर केजी स्क्वायर, ऐसे बना दी है इसी फॉर्मूले से। क्लियर। तो अब हमसे अगर कोई बोले कि नहीं इसको डिफाइन करो, क्वेश्चन ऐसे ही आता है ना, स्टेट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड विद द हेल्प ऑफ इट डिफाइंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो देखो इसी से मैं इसकी डेफिनेशन बनाता हूं, देखना है। इफ इन इक्वेशन थर्ड में अगर मैं m1 और m2 दोनों की जगह 1 kg रख दूं, दोनों ऑब्जेक्ट कितने किलो के ले लूं मैं, 1-1 किलो के ले लूं, है ना, और दोनों एक दूसरे से 1 मीटर अवे रख दूं। ऐसा यूनिट है ना, तो मीटर में और केजी में लिया है मैंने। आर की वैल्यू 1 रख लूं, तो 1-1 किलो के 2 ऑब्जेक्ट लें हम और एक दूसरे से 1 मीटर रख दें। तो इसमें रख के देखना भाई, तो 1 इंटू 1 अपॉन 1, केवल 1 इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, 1 अपॉन 1 मतलब F इज इक्वल टू G मिलेगा फिर। तो इक्वेशन नंबर 3 से हमको क्या मिलेगा, F और G बराबर आएंगे। रख के देख ले, 1 1 1, तो क्या बचा, F इक्वल G। तो देखो डेफिनेशन बनी क्या, कि द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू द फोर्स of attraction applied by two bodies of unit mass when they placed 1 meter apart from each other। कि अगर हम 1-1 किलो की बॉडी, 2 बॉडी लें और दोनों को एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रख दें, तो ये एक दूसरे पर जो फोर्स अप्लाई करेंगी वो फोर्स किसके बराबर होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर होता है। हाँ, और इसकी न्यूमेरिक वैल्यू ये है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स लॉ। क्लियर है ये। ओके, नाउ वी सी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अनदर G दैट इज स्मॉल g। कैपिटल G पूरे यूनिवर्स के लिए एक ही वैल्यू है इसकी। स्मॉल g ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए एक्सेलरेशन तो आप पहचानते हैं कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ
एनी बॉडी इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब देखना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब होता है अगर हम किसी बॉडी को फ्रीली फॉल करें, धक्का नहीं देना है, छोड़ना है ऊपर से, तो इसकी वेलोसिटी में जो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि इसमें कोई इंजन फिट नहीं किया है आपने, ये ग्रेविटी के कारण इस एक्सेलरेट हो रही है, इसकी स्पीड बढ़ रही है। तो दैट्स वाई इसको किससे शो कर देते हैं हम, या क्या नाम दे दिया इसको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो डेफिनेशन वही रहेगी एक्सेलरेशन की, क्या बोलोगे आप, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, बस और जोड़ दोगे तो वो हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। क्लियर। अब देखो जी और जी में रिलेशन बिटवीन जी एंड जी, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। अब इनकी वर्डिंग दिमाग में क्लियर हो गई। बड़ा जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल, और स्मॉल जी मतलब, तो हमने देखा क्या, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि अर्थ की बात हो रही है, यहां ग्रेविटी वर्ड आया है, तो हमने ये लेट कर लिया कि अर्थ का मास कैपिटल M है, ठीक है ये, और जो बॉडी इसके ऊपर गिर रही है इसका मास स्मॉल m है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। तो अगर इस कंडीशन में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाएंगे तो m1 की जगह क्या आएगा भाई, कैपिटल M आएगा, m1 इंटू m2, m2 की जगह क्या आएगा, स्मॉल m आएगा, और बीच की डिस्टेंस r है तो अपॉन में r स्क्वायर। ऐसे लगेगा अब न्यूटन्स लॉ अर्थ और दूसरी किसी बॉडी के लिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। लेकिन हमने देखा था कि जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल होती है तो बाय न्यूटन के ही सेकेंड लॉ से उसमें फोर्स जनरेट होता है, ठीक है। तो ये बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये लगेगा इन दोनों के बीच में इस कंडीशन में। फिर बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, है ना, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के केस में F इज इक्वल टू एम जी होगा। ये एम ए कौन सा एक्सेलरेशन होता है, सिंपल एक्सेलरेशन होता है लीनियर मोशन में। ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो इसमें कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा, ग्रेविटेशनल, तो ए की जगह जी यूज करोगे, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। ये भी F की वैल्यू है, ये भी F की वैल्यू है, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा भाई आपको, यस, M इंटू जी इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन, हाँ, M टू M, छोटा m टू छोटा m, क्या बचा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G, जिसका हम यूज़ करेंगे भाई जब ज़रूरत पड़ेगी तब, ठीक है। तो बड़े g और छोटे g में ये रिलेशन होता है। स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू m, m क्या है, मास ऑफ अर्थ है। मतलब आप देख रहे हो कि g की वैल्यू डिपेंड नहीं करती फ्रीली फॉलिंग बॉडी के मास पर, m स्मॉल m कहीं नहीं दिख रहा होगा आपको। यही कारण है कि आप एक पेन को छोड़ो, इसमें भी एक्सेलरेशन उतना ही प्रोड्यूस होगा जितना एक छोटे कंकड़ या बड़े पत्थर को छोड़ोगे, वो भी उतनी ही स्पीड से एक्सेलरेट होगा। मतलब इसके मास से गिरने की स्पीड का कोई लेना देना नहीं है,
एक कागज का टुकड़ा और एक पेन भी एक ही स्पीड से नीचे गिरेंगे। हाँ, अब ये प्रैक्टिकली हमको इसलिए नहीं दिखता कि कागज का टुकड़ा और पेन जब हम एक साथ छोड़ते हैं तो कागज के टुकड़े को जो एयर का प्रेशर है वो थोड़ा सा रोक लेता है वजन हल्का होने के कारण, पेन को रोक नहीं पाता। तो हमको लगता कहाँ ऐसा, हम तो गिराए रहे तो पेन पहले पहुंच गया था, कागज आराम से पहुंचा था ऐसा ऐसा करते। तो वो ऐसा ऐसा करते क्यों पहुंचा? एयर का, हाँ, फोर्स, एयर के फ्रिक्शन फोर्स की वजह से या रिफ्लेक्शन फोर्स की वजह से वो आराम से उतरता है, तैरता हुआ, उड़ता हुआ। हवा हटा दो और फिर एक कागज के टुकड़े और एक पत्थर के टुकड़े को फेंकोगे, दोनों एक साथ पहुंचेंगे अगर हवा नहीं है तो। क्लियर? तो वो चीज़ इसलिए नहीं दिखती हमको। कहने का मतलब इसके वेट पर, मास पर गिरने का कोई एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि गिरने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है, उसी स्पीड से एक्सेलरेट होगा, है ना। अर्थ के सी लेवल पर जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, सी लेवल पर है ये हमारे अर्थ के लिए है 9.8। एवरेज वैल्यू हम 9.8 सभी जगह मानते हैं पूरी अर्थ पर। एवरेज वैल्यू वास्तव में अर्थ पर ही ये डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट होती है, तो फिर तो दूसरे प्लेनेट की बात ही नहीं, इसलिए ये यूनिवर्सल नहीं है। अर्थ में ही हमारे इधर इसकी वैल्यू थोड़ी सी इससे चेंज होगी, है ना। पोल्स वगैरह पर आप चले जाओगे तो फिर थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, यानी बदलती रहती है। अर्थ पर ही डिफरेंट प्लेसेस पर इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। तो दूसरे प्लेनेट पे जाने पर तो ये सबका अलग अलग ही होगा। जैसे अर्थ का 9.8 है, मून का इसका 2 पॉइंट समथिंग ही होता है मून पर, ठीक है। तो ये वैल्यू डिफरेंट होती है, ये बदल सकती है, इवन अर्थ पर ही बदल जाती है जगह जगह पर। क्लियर? और कैपिटल जी कहीं नहीं बदलता है, स्मॉल जी अर्थ पर ही बदल जाता है, बाकी प्लेनेट की तो बात ही छोड़ो, ठीक है। तो ये है रिलेशन इसमें।